हे वेलकम बैक टू योर पॉलिटी क्लासेस। लास्ट क्लास में वी स्टडीड प्रीएम्बल। आज हम पढ़ेंगे वेरियस एक्ट्स। बट बिफोर स्टडिंग दोज एक्ट्स हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्ट्स हमारे पास सिलेबस में क्यों हैं। यूपीएससी के लिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वो आपको क्यों दिया गया है और उस टॉपिक के थ्रू आपको क्या सिखाया जा रहा है। वो एक्ट्स किस लिए थे? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बहुत सारे एक्ट्स थे जिनसे इंस्पिरेशन लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस रखे हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फाउंडेशन है वो ये एक्ट्स हैं, इसलिए ये एक्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं। सो वी शल स्टार्ट विद हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरपिनिंग्स का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बेस। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट थी वो दो हेड के अंडर हुई थी, अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडर ब्रिटिश क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या थी, बेसिकली एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड बेस्ड कंपनी थी, ये अभी भी है। और इसके जो हेड हैं वो है मिस्टर संजीव मेहता जो कि लंदन बेस्ड बिजनेसमैन है। एंड ब्रिटिश क्राउन क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जो कंपनी रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अंडर डेवलपमेंट जो हुई थी उसमें हमें कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, 33 एंड 1853। एंड डेवलपमेंट्स अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, Indian Council Act 1861, 1892, 1909, Government of Indian Act 1919, Government of India Act 1935. एंड वी हैव अदर इंटरमीडिएट डेवलपमेंट्स ऑल्सो जो कि एक्ट्स और रेगुलेशंस में नहीं आती हैं, बट उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में। दोज वर कम्युनल अवार्ड, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, द माउंटबेटन प्लान एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कम्युनल अवार्ड को छोड़कर बाकी सब हम पहले पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई बात नहीं, ये हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट ने क्या किया था? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको रिकॉग्नाइज किया था कि जो कंपनी है वो यहाँ पर खाली ट्रेड नहीं कर रही है और खाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल अफेयर्स भी हैं इंडिया के जो कि कंपनी के द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर दिया गया था, जिनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स थे। एंड जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, ही वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर आप नोट कीजिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल लिखा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, क्योंकि वो इंडिया के गवर्नर जनरल नहीं थे, वो स्टेट के गवर्नर जनरल थे। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 4 जुलाई 1828 को गवर्नर जनरल बने थे। उनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो स्टेट के गवर्नर जनरल थे, विलियम बटरवर्थ बेली जो कि स्टेट गवर्नर जनरल थे। और वैसे तो हम क्या बोलेंगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भी एक तरह से स्टेट गवर्नर जनरल ही थे जिन्हें बाद में इंडिया के गवर्नर जनरल बनाया गया था। सो अगर आपके पास आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल, सिर्फ इतना लिखा आता है तो आप लिखेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा आता है तो आप लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर लास्ट गवर्नर जनरल लिखा आता है, लास्ट गवर्नर जनरल का मतलब स्टेट इंडिया दोनों ही है, मतलब आपको स्टेट अलग नहीं लिखना है। जो लास्ट गवर्नर जनरल अगर लिखा आता है तो आप इंडिया के ही लिखोगे, और वो कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो कि ओनली इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। जितने भी गवर्नर जनरल इंडिया के अब तक रहे हैं, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज इंडियन। उनसे पहले सब कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और ऑल्सो इंडिपेंडेंस के बाद वो अकेले गवर्नर जनरल थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे द विस्काउंट माउंटबेटन ऑफ बर्मा। सो ये आप याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। लास्ट गवर्नर जनरल, अगर खाली इतना लिखा आता है या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा आता है, दोनों का सेम आंसर है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू दैट ऑफ बंगाल। जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर्स के सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। तो यहाँ से क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में।
Next we have is control of British over company by requiring court of directors. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है ना, जो उसको हैंडल करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगी वो इंडिया में जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल कर रही है उसके रिवेन्यू के बारे में, और वो किसे जाकर रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेड प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ ही चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके हाथ में पावर आ गई थी। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि दिस एक्ट लेड प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इट एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। हमारे इंडिया का जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था वो एस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में इन 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। कहाँ पे? फोर्ट विलियम में, जो कि कैलकाटा में ही है। नेक्स्ट वी हैव इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसे पिट्स इंडिया एक्ट किस लिए बोला जाता है? इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। वो प्राइम मिनिस्टर जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड के। वो 24 ईयर्स के जब थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उनके नाम पे एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट में हमने पढ़ा था इट रिकॉग्नाइज्ड। उस टाइम सिर्फ ये देखा गया कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स हैं अलग अलग। यहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिमार्केट कर दिया गया कि ये कमर्शियल अफेयर्स हैं और ये पॉलिटिकल अफेयर्स हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कौन थे? गवर्निंग बॉडी ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे। तो पॉलिटिकल अफेयर जो था वो किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एंड देन जो कमर्शियल अफेयर था वो किसके पास रहा? कंपनी के पास। नेक्स्ट वी हैव इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को सुपरवाइज करेगा। और इस एक्ट ने क्या किया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, जिसमें 4 मेंबर्स थे, वो मेंबर 4 से रिड्यूस करके 3 कर दिए गए थे, और कमांडर इन चीफ भी जो था इसका एक मेंबर बनाया गया। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशन। ब्रिटिश पोजेशन क्या है? जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ ये माना जाता था कि वो सिर्फ ट्रेड करने आई है, बट जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इंडिया के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो ये माना जाने लगा कि इंडिया के वो पार्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुके हैं, तो उन पार्ट्स को ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाने लगा। सो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म थी वो कब यूज़ की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। और इसमें क्या बोला गया कि जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही है इंडिया की टेरिटरी को, वहाँ वहाँ पर कंपनी अपने सिविल और मिलिट्री रिवेन्यूज़ के लिए क्या करेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक रिपोर्ट भेजेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था जो कि बाकी के अफेयर्स जो था वो हैंडल कर रहा था। अकेला बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब अफेयर्स को हैंडल नहीं कर रहा था। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेस टू कंपनीज पेपर। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका एक्सेस था कंपनी के पेपर्स को, मतलब कंपनी को ऐसा कोई भी ट्रेड करना होता था जो प्योरली कमर्शियल नहीं होता था, उसके लिए उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सिग्नेचर करवाने पड़ते थे। इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे फ़ायदा उठाती थी? अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोई ऐसा कोई मैटर या फिर कुछ लॉ या फिर कुछ भी बनाना है, कुछ भी ट्रेड करना है जो कमर्शियल नहीं है, कुछ ऐसा काम करना है, वो क्या करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती थी, उनको बोलते थे कि पेपर पे साइन कीजिए, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे इंडिया में आ जाता था। मतलब काम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था बट नाम किसका लग जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ कंपनी सबॉर्डिनेट टू गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, ये हमने एनालाइज़ किया ही है ये कि जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे कंपनी के, उसके लिए उनको रिपोर्टिंग देनी पड़ती थी इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, तो वो ऑफकोर्स सबॉर्डिनेट ही होगा। पेव्ड वे फॉर ड्यूअल गवर्नमेंट, इस एक्ट ने ड्यूअल गवर्नमेंट के लिए एक रास्ता बना दिया था। किस लिए? क्योंकि पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को हैंडल करने के लिए 2 अलग अलग बॉडी बन चुकी थी। नेक्स्ट वी हैव इज चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या है? एक नेपोलियन भाई साहब थे जिनकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। अब उस सिस्टम से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का ट्रेड होता था, यूरोपियन ट्रेड, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, जिसकी वजह से कंपनी का मोनोपोली ट्रेड जो था इंडिया में वो ख़त्म हो गया। मोनोपोली ट्रेड क्या होता है कि एक सिंगल सेलर होगा और वो एक यूनिक प्रोडक्ट बेचेगा, मतलब उसके कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे।
जैसे अभी हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी है, कॉफ़ी अलग अलग कंपनी की आती है ना, नेस्कैफ़े की आती है और भी अलग अलग कंपनीज़ की आती है। तो बट उस टाइम पे क्या था, ऑल्टरनेटिव्स अलाउड नहीं थे। बट यूरोपियन ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद मोनोपोली ट्रेड ख़त्म हो गया। अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन आकर भी ट्रेड कर सकता था और ऑल्टरनेटिव्स भी आ सकते थे। बट इसमें दो एग्जाम्पशंस रखी गई थी। वो क्या थी? ट्रेड इन टी, कि जो टी है उसमें तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर उसमें ट्रेड नहीं करेगा। देन ट्रेड इन चाइना रिमेन एक्सक्लूसिवली विद कंपनी। एक्सक्लूसिवली होता है कि सिर्फ कंपनी के साथ ही रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा। और चाइना में जो ट्रेड था वो भी सिर्फ कंपनी करेगी, वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट बिजनेसमैन नहीं आ सकता। देन इस एक्ट ने क्या किया था? एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। अब इंडिया इतनी बड़ी टेरिटरी है, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस एक्ट में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने जो इंडिया की लोकल गवर्नमेंट बनाई थी उसको एम्पावर कर दिया और उसको बोला कि तुम टैक्स को इम्पोज करो और पनिशमेंट भी तुम्हें डिसाइड करो। बट क्या था, जो पनिशमेंट थी जो उसको डिसाइड कर रही है उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती थी। नेक्स्ट वी हैव इस कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर इन एजुकेशन। बट ये जो था इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था फॉर रीज़न यू नो वेरी वेल। जो कंपनी यहाँ ट्रेड करने आई है वो पैसे क्यों लगाएगी ना। नेक्स्ट वी हैव इस चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता था। सेंट हेलिना क्या है? सेंट हेलिना जो है एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड के नाम पे इसका नाम रखा गया है सेंट हेलिना एक्ट। ये एक्ट क्या था? फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट हुआ था। और ये ख़त्म नहीं बोलना आपको। अगर आप ख़त्म बोलोगे तो इसका मतलब होगा कि चार्टर एक्ट के साथ सेंट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया। सेंट्रलाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ था, सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया था। तो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था इट वॉज स्टार्टेड विद Regulation Act of 1773 and it completed with Charter Act of 1833. नेक्स्ट वी हैव इज़ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अभी मैंने आपको बताया ही था कि पहले सिर्फ स्टेट गवर्नर थे, उसके बाद उनको इंडिया गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि स्टेट से सेंटर में प्रमोट कर दिए गए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनकी पिक्चर आप देख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ लॉ मेकिंग पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक सर जो थे उनको लॉ मेकिंग पावर दे दी गई। बेसिकली इंडिया गवर्नर जनरल को लॉ मेकिंग पावर जो थी वो दे दी गई थी। देन क्रेडिट फॉर फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो क्या था कि फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनाई गई थी इंडिया की जिसके पास अथॉरिटी थी ओवर ब्रिटिश इंडिया। इससे पहले क्या था? सिर्फ लोकल लेवल पे गवर्नमेंट थी जो कि टैक्स इम्पोज कर सकती थी और पनिशमेंट डिसाइड कर सकती थी अपनी उनके लिए। बट यहाँ पे क्या कर दिया गया? पूरे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बन गई जिसकी अथॉरिटी थी ब्रिटिश इंडिया पे। नेक्स्ट वी हैव इज़, इससे पहले जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े, दो पढ़े हैं, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। उसमें जो लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था क्योंकि वो ये बोलते थे कि उनमें जो प्रोविजंस हैं वो रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। बट चार्टर एक्ट 1833 में जितने भी लॉज बने उनको एक्ट्स बोला गया। इसके बाद से एक्ट वर्ड यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो बंद कर दी गई थी इस एक्ट के बाद और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेडिंग से। तो पहले गवर्नमेंट आई इंग्लैंड की, उन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल मैटर अपने हाथ में ले लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर उनको पकड़ा के रखे, ट्रेडिंग भी अलाउड थी। बाद में जब ट्रेडिंग पे भी रोक लग गई तो उन्होंने सोचा कि ट्रेडिंग में फ़ायदा क्या है, उसको कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना देते हैं, हमने तो वैसे भी रूल ही करना है ना। देन फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया था इस एक्ट के अंडर लॉज बनाने के लिए और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले। उनकी पिक्चर स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन के लिए जो कंपटीशन होता है उसका सिस्टम लाने की कोशिश किसने की थी? चार्टर एक्ट 1833 ने कोशिश की थी, बट कोशिश की थी वो फेल हो गया था, वो ला नहीं पाए थे। नेक्स्ट विल स्टडी चार्टर एक्ट 1853 इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट 1853 में जो भी हुआ था सब के सब इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है अब तक का। डेमार्केटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल बनाया गया था
उसके जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे अब वो अलग अलग कर दिए गए थे कि लेजिस्लेचर अलग होगा और एग्जीक्यूटिव अलग होगा। एडेड 6 न्यू मेंबर्स अंडर अ बॉडी कॉल्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब क्या था कि एक नया काउंसिल बना दिया गया जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। किस लिए बनाया गया? लॉ बनाने के लिए अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग हो गए। लास्ट एक्ट में जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या था? वो एक काउंसिल नहीं था, वो सिर्फ एक कमीशन था जो कि टेम्प्रेरी टाइम के लिए आता है कोई लॉ बनाने के लिए। तो वो भी एक कमीशन था जो टेम्प्रेरली वैसे ही आया था लॉ बनाने के लिए, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकेले थे। बट अभी क्या किया गया? चार्टर एक्ट 1853 में एक परमानेंट बॉडी बना दी गई, लॉ मेकिंग बॉडी, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो थे दो अलग अलग बॉडी बना दिए गए, वही तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इस एक्ट ने क्या किया था? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, ये जो हमने पढ़ा कि सिविल सर्वेंट की सिलेक्शन के लिए ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम रखना चाहा था किसने? चार्टर एक्ट 1833 ने, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो वो नेक्स्ट एक्ट में आ गया, चार्टर एक्ट 1853 में। देन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, लॉ मेकिंग बॉडी बनाई गई थी सेंट्रल लेवल पे, उसमें वैसे तो सब बंदे ब्रिटिशर्स थे, बट इस एक्ट ने क्या किया था कि अब लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी। मतलब इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इंडिया के लोकल गवर्नमेंट के लोग होंगे, तो उसमें 4 मेंबर जो थे वो इंडिया के लोकल गवर्नमेंट से थे। कहाँ से? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल एंड आगरा से। मद्रास क्या है? प्रेजेंट चेन्नई। बॉम्बे क्या है? प्रेजेंट मुंबई। इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल, इसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया था कि जो कंपनी है कि वो पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं होगी, उसका जो रूल है वो एक्सटेंड होगा, बट नॉट फॉर फिक्स टाइम पीरियड, कि उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं था। जैसे कि पिछले रूल्स में हमने देखा है किसी का भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, सिर्फ इसमें ही फिक्स टाइम पीरियड रखा गया था। इसमें भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं रखा गया था। तो अब तक किसी भी एक्ट में कंपनी के लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कंपनी का रूल जो है इस साल तक या फिर इतने सालों तक चलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।